ओके, सो मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, इसमें लेक्चर नंबर 1, फर्स्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिख रहा है सही? अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो शब्द हैं, एक है मोमेंट, एक है इनर्शिया। दोनों शब्द का मतलब क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं इनर्शिया की। इनर्शिया, यदि एक बस में कांस्टेंट गति है, मान लो 30 किलोमीटर पर आवर, उसके अंदर एक इंसान खड़ा है। यदि कांस्टेंट स्पीड से बस चल रही है तो इंसान की स्पीड भी उतनी की उतनी मेंटेन रहेगी, तो इंसान को कोई डंडा या कुछ भी पकड़ने की, हैंडल पकड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बस ब्रेक लगाएगी तो घर्षण से टायर रुकेगा, बस रुकेगी, परंतु जो इंसान खड़ा हुआ है उसके पाँव में फ्रिक्शन से पाँव रुकने की कोशिश करेंगे, लेकिन बॉडी आगे जाएगी, तो क्या होगा? फलस्वरूप इंसान गिर जाएगा, अगर कुछ पकड़ा हुआ नहीं है तो। ये किस वजह से हो रहा है कि इंसान गिर गया? ये किस वजह से हो रहा है कि बॉडी बिना किसी अपोजिट फोर्स के रुकना नहीं चाहती। ये किसी के भी साथ होता है। बस में भी अपन कब बस को रोक पा रहे हैं? जब बस में ब्रेक लगा। तो अपोजिंग फोर्स कौन सा है इस केस में? ये फ्रिक्शन वाला फोर्स। जब तक फ्रिक्शन का फोर्स, अपोजिंग फोर्स नहीं लगा था, ब्रेक नहीं लगाए थे, तो वो गोल गोल घूम रहा था टायर, तो तब तक उतना ज्यादा फ्रिक्शन नहीं था, थोड़ा सा ही था। तो ऐसे में धीरे धीरे करके बस रुकती है। लेकिन अगर एकदम से ब्रेक लगा दिए तो ज्यादा फ्रिक्शन आ गया, घिसावट होती है ना टायर की और सड़क की, तो उसकी वजह से एकदम से ज्यादा फोर्स लगा फ्रिक्शन का, तो जल्दी से बस रुक गई। इंसान जो इसमें खड़ा है, मान लो उसने जो जूते पहने हैं उसकी जगह जो पहिए वाले जूते आते हैं ना, स्केटबोर्ड वाले, वो अगर पहने होते हैं तो इंसान गिरता नहीं, इंसान स्लाइड होके आगे की ओर जाता जाता। अगर मान लो उसमें बहुत ही कम फ्रिक्शन के फिसलन भरा, यहाँ पे अगर कोई टाइल्स लगी होती नीचे बस में, तो भी वो इंसान गिरता नहीं, वो सीधा ही रहता और आगे की ओर फिसल के जाने लगता। तो ये बस रुक गई लेकिन इंसान नहीं रुका, क्योंकि अपोजिट फोर्स नहीं लगा, इस वजह से आगे चलती रही बॉडी, ये इनर्शिया की वजह से। और किसी भी वस्तु को अगर स्पीड बढ़ानी है तो जितना उसमें मास है उसके अनुरूप उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, जो भी फोर्स लगाएंगे तो जैसे कि ये है मास, तो ये फोर्स और एक्सेलरेशन का आपस में रिश्तेदारी है। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन क्या है? हर एक सेकंड में कितनी स्पीड चेंज हो रही है। कम, एक सेकंड में ज़्यादा स्पीड चेंज हो गई तो कह देंगे इसका पिकअप गाड़ी का अच्छा है। एक सेकंड में धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही तो बोलेंगे इसका पिकअप बहुत खराब है। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो आ जाता है मास। मास इंटू एक्सेलरेशन है फोर्स। फोर्स, अब फोर्स क्या है? एक दिशा में लगने वाला बल, उसको, बल और फोर्स एक ही चीज है। फोर्स में मेन चीज ये है कि वो किसी एक दिशा में लगता है, किसी एक दिशा में लगता है। और मोमेंट क्या होता है? मोमेंट ऐसे गोलाकार घुमाने वाला फोर्स होता है, एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं। किसी भी वस्तु पे अगर फोर्स लग रहा है तो उसका सिर्फ एक दिशा में एक्सेलरेशन होगा। किसी वस्तु पे अगर मोमेंट लग रहा है तो उसको गोल गोल घुमाने वाली दिशा में वो गोल गोल घूमने वाला एक्सेलरेशन होगा। सीधी दिशा में एक्सेलरेशन जो होता है उसे हम बोलते हैं लीनियर एक्सीलरेशन। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? ए से।
गोल गोल दिशा में स्पीड बढ़ रही है, जैसे पंखे की मोटर पंखे को घुमाने के लिए क्या लगाती है, मोमेंट लगाती है। उस मोमेंट की वजह से पंखा पहले शुरू में उसकी स्पीड कितनी थी, शून्य थी, और जैसे ही पंखा के बटन चालू किया उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। तो उसमें बढ़ने स्पीड जो गोल गोल घूमने की स्पीड है उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रोटेशनल एक्सीलरेशन। रोटेशनल एक्सीलरेशन। तो मोमेंट रोटेशनल एक्सेलरेशन करता है, रोटेशनल एक्सेलरेशन को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, मोमेंट को हम डिनोट करते हैं एम से। तो इन दोनों की भी आपस में रिश्तेदारी है। इनके फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो कांस्टेंट क्या मल्टीप्लाई किया, मास। इधर अगर अपन m इक्वल टू डब्ल्यू ओमेगा करना चाहते हैं तो इधर अपन रखेंगे आई। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये आई एक ऐसी चीज है जो पता करनी पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। भारी बॉल होगी, गेंद अगर हाथ में भारी होगी तो स्पिनर उसको घुमाने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन अगर प्लास्टिक की गेंद हल्की फुल्की है तो उसे जैसे अपन चुटकी बजाते हैं उस तरीके से ही उसको इतनी तेजी से घुमा सकते हैं कि वो अपन गली क्रिकेट में उसे फिर स्पिन करा सकते हैं। तो जितनी ज्यादा भारी वस्तु होती है उतना ज्यादा इनर्शिया होता है दोनों ही। एक तो यहाँ पे भी ये जो इनर्शिया है ये भी बढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा अगर मास ज्यादा है तो। इसलिए अब नई गाड़ियों में क्या करते हैं, मास कम कर देते हैं। पिकअप बढ़ाना है, फोर्स उतना का उतना ही है, मोटर वही की वही है, नहीं तो खर्चा बढ़ जाएगा, एवरेज कम हो जाएगा अगर मोटर या उसके इंजन अगर हैवी कर दिया तो। अब मास को अगर कम कर दिया तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, तो इसलिए नई गाड़ियां हल्की बनाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैसे कैलकुलेट करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है। सबसे पहले है 2D ऑब्जेक्ट्स का, 2D लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना ये निकालना है आपको 2D का। तो 2D में सबसे पहले आ जाता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में एक को कहते हैं बी, एक को कहते हैं डी। तो बी और डी किसको कहना है, तो इसमें ध्यान रखना, इसमें एक एक्सेस होती है, इस एक्सेस के अबाउट अगर ये रेक्टेंगल घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल केस में मैं फिर से थोड़ा डायग्राम बीच में बनाता हूं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रेक्टेंगल का निकालें, ये बात अधूरी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालें, ये बात ठीक है। जैसे दरवाजा बंद करते हैं अपन तो दरवाजा गोल घूमता है, पर कौन सी एक्सिस के अबाउट गोल घूमता है, जो कि वहां पे हिंज लगी हुई है। हिंज पता है, कब्जा दरवाजे का, वहां पे से जो एक एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट दरवाजा घूमता है। तो कोई भी वस्तु के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं तो वो वस्तु घूमेगी तो कौन सी एक्सिस के अबाउट घूम रही है इस पर निर्भर करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है तब जब किसी वस्तु को उसी के सीजी से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट घुमाए। सीजी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये समझ लो जैसे ये रेक्टेंगल है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीचों बीच आएगा। जैसे जैसे अभी आगे बढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो एक्सेस से दो एक्स सीजी से दो एक्सेस पास हो सकती हैं, एक ऐसी और एक खड़ी है। अभी इसकी बात करते हैं पहले। तो जब भी ऐसी एक्सेस पास हो रही है तो हमेशा अपन इसको बी मान लो और इसको मान लो डी। ये है ब्रेड्थ और ये है डेप्थ। यदि इस प्रकार का केस है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बी डी का क्यूब पावर 3 बाय 12। आप लोगों को सिलेबस में ये नहीं है कि ये कैसे आया फॉर्मूला, ये इंटीग्रेशन से आता है, वो भी बहुत आसान है, पर वो सिलेबस में नहीं है तो अभी डायरेक्ट फॉर्मूला देख लो।
अभी इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये एक्सेस किसको काट रही है, डी को काट रही है। तो डी के साथ नाइंसाफी हो गई, उसको काट दिया, वो बुरा लग गया उसको, तो इसलिए बदले में यहाँ पे उसको क्यूब कर दो तो खुश हो जाए। ये याद रखने का तरीका है। ऐसा नहीं कर देना कि बी क्यूब डी बाय 12 कर दो, गलत आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला सही याद रखना भी जरूरी है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये रेक्टेंगल है, ये बी है, ये डी है, और आपको बोला जाए कि इस एक्सिस के अबाउट, ये सीजी से ही पास हो रही है एक्सिस, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ऐसे में किसका क्यूब करेंगे आप, बी का। बिल्कुल सही, समझ गए मतलब, ठीक है ना। इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये रेक्टेंगल है और नहीं, ये सीजी से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मुझे तो नहीं चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मुझे कोई और एक्सिस के अबाउट चाहिए। जैसे सीजी से पास होने वाली एक्सिस है, मान लो एक्स एक्स, और क्वेश्चन वाला अड़ गया कि नहीं मुझे तो इससे है ना ये वाली एक्सिस जो थोड़ी दूर है, मान लो इसका नाम है 1 1, मुझे तो ये M11 चाहिए। तो अपने पास फॉर्मूला का आएगा है, ये MXX का है, जो सेंटर से पास, जो सीजी से पास हो रही है ये वाली एक्सिस, इस सीजी से। तो अपन इसका फॉर्मूला तो अपने पास है। अब M11 का अपने पास नहीं है। अब ये M11 क्या है, ये कितनी दूर है एक्स एक्स से, मान लो A दूरी पर है। अब ये A दूरी कुछ भी हो सकती है, मान लो क्वेश्चन बनाने वाले का मूड हुआ कि ये 10 सेंटीमीटर दूर है, अब बताओ है, अगले साल क्वेश्चन बनाया, उन्होंने कहा कि नहीं 10 नहीं, अब ये 20 सेंटीमीटर दूर है, तो कितना आएगा। हो सकता है वो नीचे की तरफ दे दे, हो सकता है वो यहाँ पे दे दे, इस ऑब्जेक्ट से भी बाहर, ऐसा भी हो सकता है ना, ये 2 2। तो ऐसे में क्या करें, पहले तो जो हमें पता है वो निकालें। जैसे MXX, इसका फॉर्मूला क्या है, BD³/12, है ना, ये B है, ये D है, BD³/12। फिर हमें जो नहीं पता है और जो पता है उसके बीच में रिश्तेदारी निकालनी है। अपन को मान लो निकालना है M11, तो M11 में क्या आता है, MXX प्लस कुछ करते हैं, तो वो क्या करते हैं वो देखो, अगर ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, XX और 11 आपस में समानांतर हैं क्या, दिख रहे हैं ना, तो ऐसे में लगाते हैं पैरेलल एक्सेस थ्योरम। पैरेलल एक्सेस थ्योरम, इसमें क्या करते हैं, जो सीजी से पास होने वाली एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, जो अपन इसमें निकाल लेंगे BD³/12। अभी मैंने शॉर्ट में MXX लिख दिया है। उसमें जोड़ दो एरिया इनटू ये जो दूरी है दोनों एक्सिस की, इसका स्क्वायर। समझ में? अब इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे जैसे मान लो क्वेश्चन में पूछा है, ये है मान लो 5 सेंटीमीटर, ये है मान लो 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी सीजी से पास होने वाली एक एक्सिस है जिसका नाम है XX, और एक दूसरी एक्सिस है, नीचे बना देते हैं, उसका नाम है 1 1, और इसके बीच में कितनी दूरी देते हैं अपन, 1 सेंटीमीटर दे देते हैं। अभी अभी पहला ही एग्जाम्पल है, और क्वेश्चन में पूछा है कि MXX भी आप निकालो और M11 भी आप निकालो, ऐसा पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में आता है। तो MXX निकालना तो बेहद आसान, क्या है, BD³/12। यहाँ पे B क्या है, B कितना है, 3 सेंटीमीटर है क्या, 5 सेंटीमीटर, पहचान गए है ना। और D कितना है, हाँ, B का फुल फॉर्म क्या है, ब्रेड्थ, D का फुल फॉर्म क्या है, डेप्थ, सही है। तो इसमें रख सकते हैं, 5 का क्यूब कर दूं, फिर 3 का क्यूब करूं, हाँ, बटा 12,
तो ये कितना जाएगा, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। और 12 क्या होता है, 4 इंटू 3, तो कितना जाएगा, हाँ 9 5 जा 45, 45/4, तो कितना आएगा, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, नैनोमीटर। अब आपको यूनिट में कंफ्यूजन हो तो देखो, किताब मत देखो, इधर देखो, इसमें क्या क्या मल्टीप्लाई किया, बी और डी का मल्टीप्लाई किया। बी की यूनिट क्या थी, हाँ, और डी का क्यूब किया तो सेंटीमीटर का क्यूब हो गया होगा। तो सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेंटीमीटर की पावर 4, ठीक है। अब M11, इसके लिए अभी अपन ने देखा, अब पैरेलल एक्सेस थ्योरम से, कि एम एक्स एक्स प्लस एरिया मल्टीप्लाई बाय दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर, है ना। ये अपन कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दो, फ्रॉम पैरेलल एक्सेस थ्योरम, ठीक है। तो M11 कितना आ जाएगा, एम एक्स एक्स आपने निकाल लिया था, डायरेक्ट लिख दें, प्लस एरिया, अब एरिया इसका कितना आएगा, 5 इंटू 3, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इनकी बीच की दूरी का स्क्वायर, तो वो कितनी है, 1, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 15, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब ये देखो आप, ये जो 15 आया है इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगी, क्योंकि ये 5 क्या है, सेंटीमीटर, 3 भी सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ये भी एक सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये कितना आएगा, ठीक है। तो यूनिट लिखना जरूरी है, क्योंकि इसी को अगर अपन मीटर स्क्वायर में निकालना चाहें तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसमें ये डेसिमल के पहले, डेसिमल के बाद 0 0 आएगा, कुछ जीरो आएंगे, उसके बाद ये 2625 आएगा। तो इसलिए यूनिट्स नहीं लिखी तो मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या। अभी इसको अगर अपन की पावर 4 में निकालें तो ये डेसिमल इधर नहीं आएगा, फिर ये आगे कहीं आएगा फिर, तो इसलिए यूनिट जरूरी है। अब आप देखो इसके सवाल कैसे आते हैं। मेरे पास इसके कुछ पुराने पेपर हैं, दिख रहा है, हर साल इसका आता है सवाल कि भैया बताओ इसका MI कितना आएगा। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। हम्म, ये क्वेश्चन नंबर 6 का ये डी पार्ट है। तो इसमें लिखा है एक आई सेक्शन है, मैं डायग्राम भी बनाते जाता हूँ नीचे। एक आई सेक्शन है, उसमें 3 रेक्टेंगल हैं, हिंदी वाला भी देख लो आप, 3 रेक्टेंगल से आई सेक्शन बनाए तो बना सकते हैं। देखो मैं बना देता हूँ, ये पहला रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल, और एक और ये तीसरा रेक्टेंगल। 3 रेक्टेंगल से आई सेक्शन बन सकता है, हमने बना दिया। टॉप फ्लेंज, टॉप फ्लेंज है ये, क्या है, मैं लिख दूं, ये है टॉप फ्लेंज।
टॉप फ्लेंज 12 × 2 सेंटीमीटर है, तो ये तो 12 होगा नहीं, यही होगा 12, है ना, अभी 12 सेंटीमीटर, ये होगा 2 सेंटीमीटर। हाँ, पढ़ाई में आ रहा है। अब लिखा है वेब, वेबसाइट वाला वेब लिखा है ना, ये होती है वेब। अरे लिख नहीं रहा, सॉरी ये होती है वेब। इसका डायमेंशन क्या दिया है, 18 × 2, 18 तो ये होगा 18। हाँ, और ये होगा 2। ठीक है, फिर बॉटम फ्लेंज 20/4 है, ये है बॉटम फ्लेंज। इसका दिया है 20/2, तो ये होगा 20 और ये होगा 2। अब ये 20 है, ये 12 है, तो ये थोड़ा बड़ा बनना चाहिए। अभी मैंने समझाने के लिए पहले ही बना दिया इसलिए, नहीं तो देख देख के बनाते तो इसको थोड़ा बड़ा बना देना फिर, है ना। अब पूछ रहा आगे क्या, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन, दिख रहा है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, अच्छा 4 है क्या, अरे वाह बहुत बढ़िया, 20 × 4, तो इसको अपन को भी थोड़ा मोटा भी बनाना चाहिए था। ठीक है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेक्शन along horizontal axis passing through centroid of section। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो उस एक्सिस के अबाउट जो कि हॉरिजॉन्टल भी हो और इसके सीजी से पास भी होती हो। और आपको इसका सीजी निकालने नहीं आता हो, आता है क्या, नहीं आता, तो कोई बात नहीं। अब पहले इसका सीजी निकालना बताते हैं, वो अगली क्लास में करेंगे, अभी 12:30 बज गए। तो इसको सीजी कैसे निकालते हैं वो भी बता देंगे, और फिर उस एक्सिस का अगर दूरी मिल गई तो फिर इनका पूरे तीनों रेक्टेंगल का मिला के आई सेक्शन का कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं वो भी बता दें। ठीक है,